जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र वर्तमान भारतीय समाज तथा प्रारंभिक शिक्षा का प्रीवियस ईयर 2016 में जितने भी लघुत्तरीय प्रश्न आए हैं उन सभी प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। यह एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस सब्जेक्ट में प्रीवियस ईयर से एक या दो प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं और यहाँ पर एक प्रश्न के 2 नंबर मिलते हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है, शिक्षा एक त्रिभुजी प्रक्रिया है, स्पष्ट कीजिए। तो त्रिभुजी प्रक्रिया या त्रिआयामी या त्रिध्रुवी प्रक्रिया की बात करें तो इस पर चर्चा किसने किया था? तो इस पर चर्चा जॉन डीवी ने किया था। जॉन डीवी का मानना था कि अगर शिक्षा को बेहतर और प्रभावी बनाना है तो शिक्षा में मुख्यतः 3 घटक आवश्यक हैं। वो कौन कौन से हैं? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। जब इन तीनों का समन्वय होता है तो शिक्षा बेहतर और प्रभावी होती है। जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिध्रुवी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया। इसमें 3 मुख्य घटक होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम, और यह एक दूसरे के पूरक होते हैं। जॉन डीवी का मानना था कि शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक अपने छात्रों को निश्चित समय, निश्चित विधि और निश्चित विषय वस्तु को निश्चित स्थान पर प्रदान करता है। तो इन तीनों के समन्वय से शिक्षा की गुणवत्ता और परिणामों में निरंतर सुधार संभव होता है। मैंने बताया ना कि जब इन तीनों का समन्वय होता है तो शिक्षा बहुत बेहतर और प्रभावी हो जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषता। तो वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य था मानव का सर्वांगीण विकास करना, चाहे बौद्धिक विकास हो, आध्यात्मिक विकास हो, नैतिक विकास हो। वैदिक कालीन में बालक का सर्वांगीण विकास होता था और वैदिक कालीन में छात्र छात्राओं को दी जाने वाली शिक्षा वैदिक कालीन शिक्षा होती है। वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषता निम्नलिखित है। वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषता थी मोक्ष को प्राप्त करना, संस्कृति का संरक्षण करना, स्वास्थ्य एवं चरित्र का विकास करना, सामाजिक कुशलता की प्राप्ति करना, व्यक्तित्व का विकास करना। वैदिक कालीन शिक्षा की यह विशेषताएं थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रयोजनवाद के किन्हीं 4 गुण और उनके दोषों का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले ये जानिए कि प्रयोजनवाद है क्या। प्रयोजनवाद वह है जो बालकों की शिक्षा में करके सीखने पर, व्यवहारिक ज्ञान पर और अनुभवात्मक ज्ञान पर जोर देता है। वो क्या कहलाता है? प्रयोजनवाद की शिक्षा कहलाती है। तो प्रयोजनवाद के प्रमुख गुण क्या हैं? स्पष्ट उद्देश्यपरकता। प्रयोजनवाद में उद्देश्य स्पष्ट होता है कि क्या करना है। व्यवहारिक दृष्टिकोण, परिणाम उन्मुखता। हमेशा प्रयोजनवाद में रिजल्ट ओरिएंटेड काम होता है। आपको रिजल्ट प्राप्त करना है, उस हिसाब से प्रयोजनवाद में पढ़ाया जाता है। और प्रयोजनवाद में नवाचार और प्रगति की दिशा में प्रेरणा दी जाती है। तो प्रयोजनवाद में हमेशा चाहते हैं कि व्यक्ति प्रगति करे, नई नई चीजें सीखे, यह प्रयोजनवाद कहता है। लेकिन इनमें दोष भी हैं। तो प्रयोजनवाद के दोष क्या क्या हैं? कि यह सिद्धांत को नहीं मानता है, प्रयोजनवाद में नैतिकता का कोई महत्व नहीं होता है, और इसके अलावा प्रयोजनवाद केवल परिणाम पर अत्यंत जोर देता है। प्रयोजनवाद केवल रिजल्ट पर जोर देता है। प्रयोजनवाद सत्य को परिवर्तनशील मानता है। प्रयोजनवाद कहता है कि कोई चीजें सत्य नहीं है, सब परिवर्तनशील है, और यह इसीलिए सिद्धांत को नहीं मानता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किन्हीं 4 उपायों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले ये बताइए कि प्रदूषण क्या है। प्रदूषण वो है जब पर्यावरण में अनचाही वस्तुएं मिल जाती हैं तो प्राकृतिक और मानवकृत पर्यावरण पर अपना विपरीत प्रभाव डालती हैं तो क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है। और उसी प्रकार से जब जल में अनचाही वस्तुएं मिल जाती हैं और जिसकी वजह से जल प्रदूषित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? जल प्रदूषण कहते हैं। या जल पीने योग्य नहीं रह जाता तो क्या कहते हैं? जल प्रदूषण। तो जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 4 उपाय अपनाए जा सकते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले जो कल कारखानों से, कंपनियों से अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं उनका अलग से निकासी किया जाए,
उन्हें नदियों में न जोड़ा जाए। उसके अलावा नदियों में जल शोधन संयंत्रों का निर्माण और विस्तार किया जाए। जैसे इस वक्त यमुना नदी में यमुना को साफ करने के लिए नई नई मशीनें लगाई जा रही हैं, इसी प्रकार से हर नदी को साफ करने के लिए वहाँ पर मशीनें लगाई जाएं। इसके अलावा जन जागरूकता अभियान, सामुदायिक भागीदारी से स्वच्छता के प्रति सजगता जागरूकता अभियान चलाना चाहिए कि जल हमारे लिए कितना आवश्यक है। जब लोग अपनी समझ से जब लोग यह समझते हैं कि हमारे लिए कितना ज़रूरी है, तभी उसको बचाते हैं। जब तक उन्हें ज़रूरत नहीं समझ में आती, तब तक वो लोग इस पर ध्यान नहीं देते। और सामुदायिक भागीदारी केवल सरकार का ही दायित्व तो नहीं होना चाहिए, सभी लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए, तभी जल प्रदूषण को कम किया जा सकता है। इसके अलावा कृषि में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों की सीमित मात्रा में प्रयोग करना। जो खेतों में कीटनाशक रासायनिक उर्वरक डाले जाते हैं, यह जल में फिर घुलकर फिर भूजल में जाते हैं, जो जल को प्रदूषित करते हैं। तो इसलिए इनका भी कम प्रयोग करना चाहिए या कम मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पर्यावरण संरक्षण में विद्यालय की भूमिका के बारे में लिखिए। पर्यावरण संरक्षण का मतलब है पर्यावरण को बचाना। हमारे चारों तरफ जो फैला हुआ आवरण है वो क्या है? पर्यावरण है। पर्यावरण बचाव के लिए विद्यालय की क्या भूमिका होगी? तो विद्यालय में छात्रों को जागरूक बनाना होगा, अभिभावकों को जागरूक बनाना होगा। इसके लिए अनेकों अभियान चलाने होंगे, वृक्षारोपण अभियान, उसके अलावा सफाई अभियान, विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता अभियान जैसी गतिविधियां शामिल होंगी। शिक्षक, विद्यार्थियों और अभिभावकों के सहयोग से पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाकर आने वाली पीढ़ियों के लिए संतुलित जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं? तो फ्रॉबेल ने कौन सी विधि दी थी? कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य बच्चों को अपने दैवी स्वरूप, संसार की आत्मिक एकता का ज्ञान कराना है। इनका मूल उद्देश्य क्या था? कि दैवी स्वरूप और संसारिक आत्मिक एकता का ज्ञान कराना था। फ्रॉबेल का मानना था कि शिक्षा द्वारा बालक का शारीरिक और बौद्धिक विकास होता है तथा उन्हें सामाजिक और नैतिक व्यवहार में प्रशिक्षित करना चाहिए और उनका चरित्र विकास करना और उन्हें पवित्र जीवन जीने की ओर अग्रसर करने की आवश्यकता है। यह फ्रॉबेल ने बात कही थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाल श्रम किस प्रकार से निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा में बाधक है, स्पष्ट कीजिए। तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? कमेंट में बताइएगा। सबसे पहले ये जानते हैं कि बाल श्रम है क्या। जब 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों से काम लिया जाता है, चाहे बालक हों तो दुकानों में काम करते हैं और बालिका घर में साफ सफाई करती हैं, तो क्या कहलाता है? बाल श्रम कहलाता है। तो बाल श्रम को कम करने के लिए सरकार ने निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा शुरू किया था, लेकिन यह बाल श्रम बाधक बन गया है। क्यों? कि बाल श्रम का स्वरूप हमें प्रत्येक शहर, प्रत्येक स्थान पर देखने को मिलता है। बाहर बालक दुकानों में काम करते हैं और घरों में बालिकाएं सफाई, बर्तन इत्यादि का काम करती हैं। इसका प्रमुख कारण है कि उनके परिवार की स्थिति ऐसी नहीं है कि वे स्कूल भेज सकें। इस आधार पर निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार बनाया गया था। इसी सब को देखते हुए, इन चीज़ों को देखते हुए सरकार ने निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार बनाया। किंतु निश्चित रूप से परिवार की स्थिति सही न होने की वजह से बच्चे काम पर जाते हैं, जो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा में बाधक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा, शिक्षक, विद्यालयों की भूमिका पर अपने विचार लिखिए। तो सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा, शिक्षक और विद्यालय की क्या भूमिका होती है, आइए जानते हैं। तो सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा एक मूल आधार है जो मानव के सभी वर्गों को जोड़ने, उन्नति की दिशा में प्रेरित करने का कार्य करती है। शिक्षा क्या करती है? सभी वर्गों को जोड़ने और उन्नति के लिए प्रेरित करती है। शिक्षक न केवल शैक्षणिक ज्ञान देते हैं, जो शिक्षक होते हैं केवल ज्ञान देने वाले नहीं होते, बल्कि नैतिक मूल्यों, सहिष्णुता, सामाजिक चेतना का भी निर्माण करते हैं। मतलब बालक का सर्वांगीण विकास करते हैं। विद्यालय विभिन्न पृष्ठभूमियों के विद्यार्थियों को एक मंच पर लाकर आपसी सहयोग, समरसता, सामाजिक एकता को बढ़ावा देता है, जिसमें समाज में सकारात्मक परिवर्तन आता है। जो विद्यालय होता है अलग-अलग पृष्ठभूमि के बच्चों को एक साथ लाता है, जिससे समाज में सहयोग, समरसता, सामाजिक एकता को बढ़ावा मिलता है और जिससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं।